हेलो बच्चों, आज हम करने वाले क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेसिड और साल्ट। बच्चों पहले हम इसमें एसिड कवर करेंगे, फिर उसके बाद बेस, फिर समझेंगे हम साल्ट के बारे में। देखिए बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जो मैटर होती है दो पार्ट में पढ़ते हैं उसको, यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। बच्चों जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। बच्चों एलिमेंट्स तीन टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। ये पढ़ोगे आप थर्ड चैप्टर में। बच्चों कंपाउंड जो होते हैं वो तीन ग्रुप में डिवाइड होते हैं, यानी कि पहला होता है एसिड, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है सॉल्ट। तो बच्चों एसिड की हम सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं। एसिड होता क्या है? बच्चों दो सब्सटेंस विच हैव सोर टेस्ट। सोर टेस्ट का मतलब होता है खट्टा स्वाद। बच्चों हम बहुत सारी चीजें खाते हैं अपने एवरीडे लाइफ में, जिनमें जिनका टेस्ट क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे दही वगैरह लेते हैं, नींबू होता है, खाने में यूज करते हैं नींबू, है ना। तो इनमें क्या होता है, खट्टापन होता है, तो इनमें एसिड होता है। ठीक है। तो बच्चों हम पहले एसिड को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, यानी कि दो टाइप के एसिड होते हैं। पहला होता है बच्चों ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा होता है मिनरल एसिड। तो पहले हम समझते हैं बच्चों सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड। बच्चों ऑर्गेनिक एसिड वो एसिड होते हैं जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं या एनिमल्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स में या एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये अभी हम एक टेबल के थ्रू पढ़ेंगे कितने टाइप के एसिड होते हैं। दूसरा आता है बच्चों मिनरल एसिड। बच्चों ये जो एसिड होते हैं ना ऑर्गेनिक, ये इनकी जो मतलब ऐसा ये कंज्यूमेबल होते हैं। कंज्यूम मतलब आप उसको यूज खा सकते हो, मतलब खाने वगैरह में यूज कर सकते हो। ये होते हैं मिनरल एसिड। बच्चों ये थोड़ा मेन वेट होते हैं और ये तैयार होते हैं अर्थ की मिनरल से, यानी कि अर्थ के अंदर जो चीजें निकाली जाती है उनमें जो सब्सटेंस होते हैं उनका यूज करके बनाए जाते हैं। तो ये बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कंज्यूमेबल नहीं होते। तो बच्चों ये क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चों आगे चलते हैं हम, देखिए। तो बच्चों यहाँ पर टाइप्स हैं ऑर्गेनिक एसिड के। यहाँ पे लिखा हुआ है एसिड के लिए और इस साइड में सोर्सेज है उनके। जैसे सिट्रिक एसिड, ये कहाँ से मिलता है बच्चों? सिट्रस फ्रूट से। जैसे कि लेमन होता है ना, नींबू के अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड, इमली के अंदर होता है। लैक्टिक एसिड बच्चों खट्टा दूध, सोर मिल्क और दही के अंदर क्या होता है? लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ होता है बच्चों? टोमेटो के अंदर होता है। मिथेनोइक एसिड बच्चों जो आंट की स्टिंग होती है ना, चींटी डंक मारती है, या हनी बी मधुमक्खी होती है वो डंक मारती है, उसकी जो स्टिंग के अंदर होता है मिथेनोइक एसिड। और इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। और बच्चों नेटल प्लांट, मतलब कभी जंगल वगैरह में जाते हैं, कोई पत्ते जो होती है ना, उसमें स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, मतलब कांटे कांटे से लगे होते हैं। कभी आपकी स्किन को टच कर जाते हैं ना, तो उनकी जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं उसमें मिथेनोइक एसिड होता है ना। तो मिथेनोइक एसिड होता है उसके अंदर HCOH। एसिटिक एसिड किसके अंदर होता है? विनीगर में, जिसको सिरका बोला जाता है, चाउमीन वगैरह में डाला जाता है। बच्चों एक्चुअल में जो विनीगर होता है उसमें केवल 5% एसिटिक एसिड होता है, बाकी 95% के करीब में पानी ही होता है। तो बच्चों आगे चलते हैं, देखिए दो क्वेश्चन करते हैं इंपॉर्टेंट। बच्चों टैमरिंड इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? टैमरिंड के अंदर कौन सा, मतलब किसका सोर्स है, कौन से एसिड का? उसके अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड। सेकंड, द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मिथेनोइक एसिड। बच्चों ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो टोमेटो के अंदर होता है, लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, सोर मिल्क में होता है, और मिथेनोइक एसिड क्या होता है? आंट स्टिंग में होता है। टोमेटो कर्ड हो गया, उसके बाद में आंट स्टिंग, है ना। टोमेटो के अंदर होता है, कर्ड के अंदर हो गया लैक्टिक, और आंट स्टिंग के अंदर मिथेनोइक एसिड। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। आगे चलते हैं, देखिए अब आते हैं बच्चों हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में। बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिनके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर क्या होती है, मिलाई जाती है, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। और जनरली इसको रिएक्शन में ऐसे लिखा जाता है CON, मतलब CON का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब बच्चों पानी कम मिलाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी, है ना, जैसे दूध में कम पानी मिला देंगे। डाइल्यूट एसिड होता है दूसरा। डाइल्यूट का मतलब जिसके अंदर बच्चों मोर अमाउंट क्या होती है? वाटर की होती है, पानी ज्यादा मिला होता है इसके अंदर, मतलब उसकी स्ट्रॉन्गनेस कम होती है। नॉर्मली इसको ऐसे लिखा जाता है DIL, डाइल्यूट। इसको दिल मत समझना, डाइल्यूट है इसका मतलब। अब बात करते हैं बच्चों हम डाइल्यूशन जब करते हैं एसिड का, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बच्चों? कभी भी हम जब पानी मिलाएं एसिड के अंदर, तो कभी भी आपको एसिड के अंदर एसिड के ऊपर पानी नहीं डालना चाहिए।
क्योंकि बच्चों ऐसा होगा, अगर आप पानी डालोगे ना तो एसिड क्या करता है, उसको पानी को वेपोरेट कर देता है, तो आपके फेस पर उसकी छींटें आ सकती है, तो आपको फेस जल सकता है। तो इस तरीका क्या है बच्चों, तरीका ये है कि हमें क्या करना होता है, एसिड पहले पानी लेना होता है और एसिड को धीरे धीरे डालना होता है उसमें। ऐसा करने से क्या होगा, जो पानी होता है ना बच्चों, उसके अंदर जो पानी वेपोरेट होगा तो हीट जो बनने वाली होगी वो एसिड में नीचे दब जाती है, एक तरीके से वो बाहर नहीं आ पाती है, हीट दब जाती है इसके अंदर। तो इसको यही लिखा हुआ है इसके अंदर नोट में, इफ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इट कैन बॉयल सडनली, पानी बॉयल हो जाएगा, कॉज एसिड टू स्प्लैश, चेहरे पे आ सकती है, लीडिंग टू बर्न्स, जल सकता है, एडिंग एसिड स्लोली टू वाटर इज मच सेफर। तो एसिड को पानी में मिलाना धीरे धीरे यही सेफ माना जाता है। तो बच्चों आगे आगे चलते हुए देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बच्चों एसिड जो होता है वो क्या करता है बच्चों, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, एसिड का सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। जैसे ये आप डायग्राम देखो, एक डायग्राम देखते हैं ये वाला, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, समझते हैं ना अभी ये टॉपिक भी समझ लेंगे। देखिए हमने क्या किया बच्चों, इसमें ये आपके पास में एक वेजल है, तो यहाँ पर दो किले लग रहे हैं, एक तार को यहाँ से जोड़ा गया है और यहाँ एक बैटरी लगाई गई है, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, एक बल्ब लगा है, एक स्विच लगा है। यहाँ पे हमने लिया डाइल्यूट एसिड का सॉल्यूशन। तो बच्चों जैसे पानी को एसिड में डालते हैं ना, वो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में आयनाइज हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे हम इसमें, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से चलने स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों एसिड के अंदर आयन से तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाना है, क्योंकि देखिए ये बल्ब कब जलेगा, जब इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन का कंडक्शन लगातार होता रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव से प्लस की तरफ भागता है ना, करंट ऐसे जाता है। तो यहाँ पे आयन से तो इलेक्ट्रॉन को आयन से लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक क्लोज सर्किट बन जाएगा, तो ये इस तरीके से फ्लो होता रहेगा इसके अंदर। तो एसिड के सॉल्यूशन कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों, क्योंकि उसके अंदर आयन्स होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों टैप वाटर की, जो नॉर्मल हम घर पे पानी वगैरह पीते हैं नल का, टैप वाटर। बच्चों टैप वाटर के अंदर सॉल्ट होता है। अगर हम इसके अंदर टैप वाटर लें इसकी जगह पर नल का पानी, तो बच्चों वो भी कंडक्शन करेगा, क्योंकि उनमें साल्ट होता है, साल्ट को पानी मिलाने पर वो आयनाइज हो जाता है। अब बात करेंगे रेन वाटर। बच्चों रैन, अगर बारिश का पानी डालें इसमें, तो बच्चों बारिश का पानी बारिश का पानी जो होता है थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, क्यों बच्चों, जैसे बारिश होती है उसमें H2O वाटर का मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है, वो एटमॉस्फेयर में CO2 से रिएक्शन करता है तो बनाता है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। तो ये एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड जो उसमें बारिश होती है ना, बारिश के पानी में, तो इसमें आयंस होंगे, तो इसलिए कंडक्शन होगा इलेक्ट्रिसिटी का। बच्चों अब उसके बाद डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन्स आयंस। बच्चों डिस्टिल वाटर वो वाटर होता है जो प्योर होता है, pH वैल्यू 7 होती है उसकी, और वो वेपोरेशन से बनता है, इवेपोरेट करके बनता है पानी को। तो बच्चों वो एक तरीके से प्योर होता है, मतलब उसमें वो स्लाइटली आयनाइज होता है, 1 अरब में कुछ पार्ट्स होंगे आयंस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बराबर होते हैं। अगर हम डिस्टिल वाटर इसके अंदर लेना, तो बच्चों स्विच को ऑन करेंगे ना, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आयन नहीं है जो कि करंट को यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेके जा सके यहाँ पे, तो इसलिए कंडक्शन नहीं होता डिस्टिल वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों सेकंड प्रॉपर्टी पर, इसको करते थे हटा देते हैं ऐसे। देखिए अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, थर्ड प्रॉपर्टी। बच्चों एसिड की रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट से, है ना। मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है। जैसे कि HCl बच्चों अगर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा तो बनेगा सॉल्ट बनेगा, CO2 बनेगी, H2O बनेगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों नॉर्मली अगर हम HCl की रिएक्शन कराएं कैल्शियम कार्बोनेट से, तो मेटल कार्बोनेट, तो क्या बनेगा Cl2 बनेगा और CO2 गैस बनेगी और H2O बनेगा, बैलेंस कर लेना आपने। ऐसे बच्चों HCl की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा से अगर रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर NaCl बनेगा, CO2 बनेगी, H2O बनेगा। बच्चों ये नॉर्मल जो रिएक्शन होती है हमारे स्टमक के अंदर होती है, जब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो बच्चों HCl की क्वांटिटी ज़्यादा बन जाती है, एक्सेस अमाउंट का रिलीज होता है, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, इनो वगैरह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों जैसे हम इनो वगैरह लेते हैं ना,
तो वो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो हमारे पेट के अंदर NaCl यानी कि नमक बन जाता है जो कि कंज्यूमेबल होता है। और CO2 आपने देखो जैसे इनो वगैरह पीते हैं तो एकदम से डकार से आती है तो CO2 बाहर निकल जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं इक्वेशन। तो बच्चों अब जो आएंगी रिएक्शन आएंगी, थोड़ा सा समझ लो इसको। तो फोर्थ प्रॉपर्टी है बच्चों, जब कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा यानी कि जिंक की रिएक्शन जब हम एसिड से कराएंगे HCl से, तो एक तो जिंक क्लोराइड बनेगा यानी कि मेटल का क्लोराइड, एक बनेगी हाइड्रोजन गैस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। यानी कि जब कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो क्या बनती है, जब एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा एक तो सॉल्ट बनेगा, ये पॉइजनस सॉल्ट हो सकता है, ये एसिड आपके पेट को खराब भी कर सकता है, और हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी कि इसलिए बोला जाता है बच्चों जो दही होती है कर्ड्स और सोर फूड स्टफ यानी कि जो खट्टे स्वाद वाले फूड होते हैं उनको मेटल के वेजल में नहीं रखना चाहिए। जैसे बच्चों दही वगैरह होती है ना, आपने देखा होगा दही ज्यादातर लोग दुकानदार क्या करते हैं, जो वैसे वो होती है चीनी मिट्टी का जो बर्तन होता है उस पर जमाते हैं उसमें, क्योंकि बच्चों मेटल का नहीं होता। और जो बहुत सारे जो दूधिया होते हैं स्टील वाले में जमाते हैं वो गलत है, क्योंकि बच्चों दही अगर दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो कुछ पॉइजनस साल्ट बनाएगा, और जिसको आप कंज्यूम करेंगे ना आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इसलिए जो दही चीनी मिट्टी के बर्तन में जमी होती है वो सबसे अच्छी दही होती है। तो कभी भी खट्टे जो होते हैं ना जैसे फूड, उनको कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, जब फूड पॉइजनिंग हो सकती है, क्योंकि क्या बनता है बच्चों, पॉइजनस सॉल्ट बनता है। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर बच्चों, जब एसिड की रिएक्शन किसी भी बेस से कराई जाती है तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा। इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। यानी कि जैसे हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेस है, ये एसिड है ना, ये बेस है। तो इसके इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ पे सॉल्ट बनाएगा NaCl और वाटर बनेगा। तो इसी रिएक्शन को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना इसकी। कोई भी एसिड को जब किसी भी बेस से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर बच्चों, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड से, बच्चों मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना वो बेस होते हैं, क्या होते हैं, बेस। ये मैं आपको बेस उसमें समझाऊंगा, बेस समझाऊंगा। ये एसिड है हाइड्रोक्लो सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, एसिड। जब एसिड रिएक्शन करेगा बेस से तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। कैल्शियम सल्फेट क्या है, सॉल्ट, तो वाटर बनेगा। तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। फिर आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, लास्ट पर बच्चों, एसिड का जो नेचर होता है कोरोसिव होता है, मतलब ये किसी भी चीज को गला देता है। बच्चों आपने देखा होगा मेटल, खासकर मेटल को, ये मेटल जो होती है ना उनको कोरोड कर देता है। बच्चों आपने देखा होगा एसिड जो होते हैं ना उनको ज्यादातर प्लास्टिक की बोतल में या कांच की बोतल में रखा जाता है, उसको मेटल की बोतल में नहीं रखा जाता, क्योंकि वो क्या कर देता है, उसको गला देता है, कोरोड कर देता है। समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक पर, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो पानी में घोलने पर एकदम कंप्लीट रूप से पूरी तरीके से आयनाइज हो जाए, मतलब अपने आयंस में टूट जाए और लार्ज अमाउंट में H+ आयन प्रोवाइड करे, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो डेफिनेशन यही है, स्ट्रॉन्ग एसिड इज एन एसिड दैट कंप्लीटली आयनाइज, आयनाइज का मतलब आयन में टूट जाना, पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है वाटर के अंदर, और लार्ज अमाउंट में क्या देगा आपको, H+ आयंस। तो ऐसे एसिड को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि रिएक्शन हम दिखाएंगे यहाँ पे, जैसे कि HCl, ठीक है, HCl जब इसको पानी में घोला जाता है ना तो ये कंप्लीटली H+ और Cl नेगेटिव में टूट जाता है, मतलब आयनाइज हो जाता है और लार्ज अमाउंट में H+ आयन प्रोवाइड करता है। अब कुछ एग्जाम्पल है, इनको एकदम रट लेना। जो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स हैं, पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा है नाइट्रिक एसिड। एकदम याद हो जाए आपको, ये इंपॉर्टेंट है ना ये। अब आगे चलते हैं। देखिए बच्चों अब पढ़ेंगे हम वीक एसिड। बच्चों अभी स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने क्या पढ़ा, एक एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है और पानी में मिलाने पर, डिसॉल्व होने पर लार्ज अमाउंट में H+ आयन प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड।
अब जो वीक एसिड क्या होता है, वीक एसिड इसका अपोजिट हो गया। वीक एसिड क्या होता है, पार्शियली आयनाइज होता है, मतलब जैसे उसके अंदर जो एच होता है ना हाइड्रोजन, वो कंप्लीटली सारे के सारे H प्लस आयन में टूटते नहीं है ना, और स्मॉल अमाउंट में क्या प्रोवाइड करते हैं, H प्लस आयंस, एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ H प्लस आयंस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड इसको वाटर में घोला जाता है ना, तो ये H इस आयन में टूटेगा और H प्लस आयन, मतलब यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन थे ना, ये आयंस में नहीं टूटे, यानी कि लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन प्रोवाइड नहीं करे इसने, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको वीक एसिड। बात समझ में आ रही है? अब बात करते हैं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर। बच्चों कभी भी पानी के अंदर जो H प्लस आयन होते हैं वो, यानी कि H प्लस आयन डज नॉट एग्जिस्ट H प्लस आयन, यानी कि कभी भी सिंगल जो हाइड्रोजन होता है ना, कभी भी सिंगल आयन के फॉर्म में नहीं होता, वो हमेशा क्या करता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उससे अटैच होकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है H2O की रिएक्शन H, ये कभी भी सिंगल ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तुरंत ही इससे अटैच होकर क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव, यानी कि इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो सिंपल आपको मैं समझाऊं, यानी कि जब हम H प्लस और H2O ये दोनों ऐसे मिलकर बना लेते हैं हाइड्रोनियम आयन, तो इसको ऐसे भी लिखा जाता है बच्चों, इस तरीके से, यानी कि H प्लस अगर ऐसे लिखा हुआ है ना, एक्वस एक्वस, तो इसका मतलब समझ जाना, ये इसका मतलब है कि H प्लस आयन है और इसके साथ क्या है H2, तो इसको सिंपल वर्ड में ऐसे लिखा जाता है हाइड्रोनियम आयन को, तो इसको ये हाइड्रोनियम आयन है और इसको ऐसे लिख देते हैं हम H3O पॉजिटिव, मतलब इसका और इसका मतलब सेम होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए जो जितने भी एसिड होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन होती है, लेकिन जितने भी कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन है तो जरूरी नहीं वो एसिड हो। बात समझ में आ गई? जितने भी एसिड है सब में हाइड्रोजन है, बट हाइड्रोजन ऑल द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट एसिड। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, बच्चों ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन होती है लेकिन ये एसिड नहीं होता। एल्कोहल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होती है लेकिन ये एसिड नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको समझा देता हूँ ये क्यों एसिड नहीं माने जाते हैं। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल आपने एक बीकर लिया, ठीक है, एक बीकर, और इसको मैं एक आपने बैटरी ली, यहाँ पे बैटरी लगा दी और यहाँ पर बल्ब लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर एक स्विच लगा दी, और बच्चों यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड यहाँ डाल दिया, एक यहाँ पर, और यहाँ पे आपने क्या लिया, ग्लूकोज या अल्कोहल लिया। तो बच्चों जब आप इसकी बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि बच्चों इसके अंदर आयंस नहीं है। समझ में आ रही है? ये ग्लूकोज जो होता है ये पानी में घोलने पर H प्लस आयन प्रोवाइड नहीं करता। जब H प्लस आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन को कौन लेके जाएगा, कोई भी नहीं, एक कंप्लीट वो सर्किट बनेगा नहीं, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यानी इनका सॉल्यूशन मतलब कंडक्शन नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये एसिड की कैटेगरी में नहीं आते। बच्चों अब आते हैं हम, देखिए एनी सब्सटेंस शोज इट्स एसिडिक नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। बच्चों कोई भी सब्सटेंस वाटर के प्रेजेंस में ही अपना एसिडिक बिहेवियर शो करता है, क्योंकि बच्चों ऐसा होता है कोई एसिड है जैसे वो अपना बिहेवियर वाटर के प्रेजेंस में शो करेगा, क्योंकि पानी के अंदर वो आयनाइज हो जाता है, अपने आयन में टूट जाता है। जैसे कि एग्जांपल बच्चों अगर हम एक ब्लू लिटमस पेपर लें, उसमें ड्राई HCl गैस को पास कराएं तो इसका कलर चेंज नहीं होता, रेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो HCl ड्राई HCl गैस होती है ना, वो वाटर के प्रेजेंस में किस में टूटती है, H प्लस और Cl नेगेटिव आयंस में टूटती है। तो जब इसमें टूटेगी तभी तो बिहेवियर शो करेगा, तो यानी कि ड्राई जो HCl होती है इसके कलर को चेंज नहीं करती है। अगर बच्चों हम इसको लिटमस को थोड़ा सा गीला कर दें, है ना, जब HCl पास कराएं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, क्योंकि जो वाटर होता है वो HCl से रिएक्शन करने के बाद किस में उठ जाता है, H प्लस और Cl नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों हम, देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट बात समझ लेते हैं। बच्चों जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, वो किसी भी सब्सटेंस से बहुत रैपिडली रिएक्शन करता है, बहुत जल्दी से रिएक्शन करता है। जैसे आप कोई सब्सटेंस लिया एकदम रैपिडली रिएक्शन करेगा, गैस बननी होगी बहुत तेजी से बनेगी इसमें,
उसके बाद जो वीक एसिड होता है वो स्लोली रिएक्ट करता है। क्या करता है? स्लोली। बच्चों हमने जो अभी टॉपिक पढ़े, जो एसिड होता है मेटल से रिएक्शन करने के बाद में क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। और अभी हमने पढ़ा कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है जब उसकी रिएक्शन कराई जाती है किसी एसिड से तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। देखिए बच्चों, ये आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से पेपर में आ जाता है। ये एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम डायग्राम को समझेंगे, है ना। देखिए डायग्राम में क्या गिवन है, यहाँ पर बच्चों आपको जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े और उसमें एक ट्यूब के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और Zn जिंक, इनको मिक्स किया गया है। यानी कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करती है तो कौन सी गैस बनती है? तो गैस बनती है बच्चों हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं, ठीक है। और वो हाइड्रोजन गैस जाती है, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन है, साबुन का घोल है, तो हाइड्रोजन जाती है, उसके बाद बबल्स बनते हैं, 100 बबल जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। यानी कि है ना H2SO4, ये जो एसिड है, एसिड की जब मेटल से रिएक्शन कराई जाती है तो बच्चों क्या होता है, एक तो बनेगा ZnSO4 और बनेगी हाइड्रोजन गैस। और बच्चों जो हाइड्रोजन गैस बबल्स में जो भरी हुई है इसका टेस्ट कैसे करते हैं? एक कैंडल होती है, कैंडल लेके आते हैं, तो बच्चों ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? पॉप साउंड, फटफट किसी आवाज आती है, तो हम टेस्ट कर लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, MCQ। देखिए, व्हेन कैंडल इज ब्राउट नियर द सोप बबल, जब एक कैंडल को सोप बबल के पास लेकर आते हैं जो कि हाइड्रोजन गैस से भरी हुई है, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? पहला, द बबल टर्न्स येलो, गलत, द बबल्स बर्न विद ए पॉप साउंड। तो बबल्स कैसे चलेगा? पॉप साउंड, फटफट किसी आवाज आएगी उसमें से। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए बच्चों, ये एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है एक डायग्राम में, एक बीकर के अंदर आपको दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या दिया गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। और क्या है इसके अंदर? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। बच्चों जब HCl की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई जाती है, एक तो NaCl कॉमन साल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। क्या बनता है? वाटर। ये मैंने बता रखा है आपको। तो बच्चों यहाँ से गैस बननी स्टार्ट हो जाती है और आप अब देखो बच्चों, जब गैस यहाँ से जाएगी तो आपके पास एक बीकर है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। बच्चों ये जो वो सॉल्यूशन होता है ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जब इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं ना तो इसका जो कलर होता है वो मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है? मिल्की। तो हम टेस्ट कर लेते हैं कि कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बात समझ में आ गई? देखिए अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। इन द रिएक्शन शोन इन द फिगर व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन द प्रोड्यूस्ड गैस इज पास थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। बच्चों अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास करा रहे हैं तो उसका जो कलर होता है मिल्की हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हम ज्यादा एक्सेस अमाउंट में कराएंगे तो बच्चों वो कलर जो है ना डिसअपियर भी हो जाता है। बट यहाँ पे बोला शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो क्या बनेगा? तो उसका मिल्की कलर हो जाएगा। द सॉल्यूशन टर्न्स ऑरेंज, गलत। द सॉल्यूशन effervescence violently, गलत। द सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। द सॉल्यूशन रिमेन्स कलरलेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो कैसा बन जाता है? मिल्की कलर हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों अभी हमने समझा एसिड के बारे में, हमने एसिड के टाइप्स पढ़े, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और हमने पढ़ी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज। बच्चों अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बेस पर। बच्चों बेस क्या होता है? अब बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर। बच्चों बिटर मतलब कड़वा स्वाद, जैसे कि करेला, है ना। करेला का स्वाद होता है ना कड़वा, जैसे आपने देखा होगा खीरे खाते हैं, है ना, खीरे को ऊपर से रगड़ते हैं तो ऊपर झाग झाग सकता कड़वा होता है वैसे तो वो बेस होता है उसके अंदर। तो हम समझते हैं बच्चों बेस के बारे में। बच्चों बेस जो होते हैं, तो हमने डेफिनेशन समझ ली, सिंपल डेफिनेशन है बिटर टेस्ट है। अब देखिए बेस क्या होते हैं बच्चों? केमिकली अपोजिट होते हैं किसके? एसिड के। यानी कि बच्चों अगर हम एसिड की बेस से रिएक्शन करा दें तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, मतलब सॉल्ट बन जाता है और
वाटर बनता है। मतलब कहने का मतलब है एसिड का अपोजिट होता है बिल्कुल बेस। और बच्चों मेटल के ऑक्साइड जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, जितनी मेटल के बाद में ऑक्साइड लगेगा वो क्या होता है, बेस होता है। और बच्चों मेटल का हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, बेस होता है। जैसे कि लेड ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच्चों ये भी बेस होता है। वैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, बेसिक नेचर भी होता है इसका, एसिडिक भी होता है। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बच्चों ये भी क्या होगा, बेस, बेस होगा। मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रोक्साइड सब क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब बच्चों हम समझते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड समझा था बच्चों, जब कोई बेस, अब देखो यहाँ उसमें क्या था, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, जो लार्ज अमाउंट में H प्लस आयन देता था बच्चों। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है ना बेस की, वो OH नेगेटिव आयन से रिलेटेड होती है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, a base which is completely ionized in water and produce a large amount of OH negative ions, मतलब जिनको पानी के अंदर वो डिसॉल्व हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि बच्चों, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हम इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं ना, तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनता है। तो ये आयनाइज हो गए वाटर के अंदर और लार्ज अमाउंट में क्या प्रोवाइड करता है, OH नेगेटिव आयंस। अब बच्चों दो इंपोर्टेंट बेस याद रखना स्ट्रॉन्ग बेस, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, इनको रट लेना एकदम, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं यहाँ पे बच्चों, जो बेस वाटर के अंदर सोलेबल होता है, अक्सर सारे बेस सोलेबल नहीं होते, लेकिन जो सोलेबल होते हैं पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कलाई। बात समझ में आ गई। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों, नॉट ऑल बेसिस टेस्ट बिटर एज टेस्ट इज नॉट ए रिलेवेंट टेस्ट फॉर बेसिस। बच्चों जरूरी नहीं है सारे बेस का जो टेस्ट होता है बिटर होता है, बस एक जनरली हम मान लेते हैं कि जो जिसका टेस्ट मतलब जो बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर माना जाता है, लेकिन सबका नहीं होता। अब आते हैं बच्चों वीक बेस पर। वीक बेस क्या होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा, जो वाटर में पार्शियली आयनाइज होता है और प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस, उसको बोलते हैं वीक बेस। बच्चों Na को और K को छोड़कर आप किसी के जितनी मेटल्स होंगी ना उनके साथ OH लगा दो, वो सब क्या होंगे, वो वीक बेस होंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, है ना, इनको छोड़कर तो ये क्या होंगे बच्चों, बेस होंगे। कैसे, वीक बेस, ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस बच्चों, बेसिस की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे हमने एसिड की पढ़ी थी बच्चों, जो बेस होता है वो रेड लिटमस को वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बेसिस या बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो किस में कन्वर्ट कर देता है वो, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। अब बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों, जैसे हमने पढ़ी थी अभी एग्जाम जो क्वेश्चन करा था, जिंक की रिएक्शन कराते थे एसिड से तो क्या बनता था, हाइड्रोजन। बच्चों ऐसा होता है सारे जो बेस होते हैं वो रिएक्शन नहीं करते मेटल से, केवल वो जो मेटल्स होती हैं वो रिएक्शन करती हैं बेस से, जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, दो मेटल ध्यान रखना, आपको तीसरे चैप्टर में समझ में आएगा। यानी कि जैसे एल्यूमिनियम होती है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसका मतलब है इसका नेचर एसिडिक भी होता है बेसिक भी होता है, यानी कि डुअल नेचर। ऐसे ही बच्चों तो जिंक होता है, जिंक का ऑक्साइड जो होगा इसका बेसिक नेचर भी होता है एसिडिक होता है। तो यानी कि ये जो मेटल है इनको बोलते हैं, और इनके जो ऑक्साइड है उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो बच्चों यही मेटल दोनों रिएक्शन करती हैं इससे, बेस से, तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन। सारी मेटल्स नहीं रिएक्शन करती हैं, यहां लिख लेंगे ऑल मेटल्स डू नॉट
react with base but only those metals which form amphoteric oxide एम्फो एक मिनट इसको ऐसे लिखो नीचे एम्फोटेरिक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड ये आपको और डिटेल में थर्ड चैप्टर में समझ में आएगा। जैसे कि बच्चों जैसे कि अभी बताया मैंने जिंक है ना, जिंक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाती है, ये रिएक्शन करेगी बेस से सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद बनेगा सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 और कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर बच्चों 2 है तो यहाँ पर अब फिलहाल अभी 2 कर लेते हैं, तो 2Na हो गया और ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन, ये बैलेंस है। इसका नाम क्या है? नाम लिख लो सोडियम जिंकेट, ये आपको थर्ड चैप्टर में जाएगा सोडियम जिंकेट। बात समझ में आ गई? अब आते हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। बच्चों जो बेस होते हैं वो नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद में सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, जो बेस होते हैं वो नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद में सॉल्ट बनाते हैं और क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। यानी कि बेस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को देखिए, जैसे कि बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों ये बेस है। क्या है ये? बेस। जब इसके नॉन मेटल जैसे कार्बन, नॉन मेटल का ऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो या तो न्यूट्रल होते हैं या एसिडिक नेचर होता है उनका। तो बच्चों इसकी जब अब ये एसिड का काम करती है, मतलब इसका एसिडिक नेचर होता है, ये एसिड बेस, तो क्या बनेगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये बनेगा CO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और बनेगा H2। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो बच्चों बेस हमारा कंप्लीट होता है। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है ब्राइट माइंड्स अकेडमी में। बच्चों मैं आपको करा रहा था क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिड एंड सॉल्ट। बच्चों इसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, अब हम समझेंगे। मैंने उसमें कराया था आपको एसिड के बारे में, बेस के बारे में। बच्चों आप करेंगे हम साल्ट के बारे में। देखिए बच्चों साल्ट क्या होता है? बच्चों साल्ट जो बनता है वो बनता है जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, यानी कि साल्ट्स आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। यानी कि जब एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, और दोनों स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बच्चों क्या बनेगा? यानी कि NaCl के साथ जुड़ेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर बनेगा। तो हम बोल सकते हैं बच्चों जो सॉल्ट होते हैं उनके पेरेंट क्या होते हैं? एसिड और बेस होते हैं ना। तो हम पढ़ ले कि साल्ट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, मतलब किस किस से साल्ट बनता है। बच्चों अगर सॉल्ट HCl से बनेगा तो उसको पढ़ेंगे हम क्लोराइड। क्या बोलेंगे हम? क्लोराइड। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl। अगर बच्चों सॉल्ट बनेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड से, उसको पढ़ा जाएगा नाइट्रेट, जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट। उसके बाद अगर सॉल्ट बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड से H2SO4 से, उसको पढ़ेंगे सल्फेट पढ़ेंगे। और जैसे एग्जांपल है कॉपर सल्फेट,
अगर बच्चों सॉल्ट बनेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको बोले कार्बोनिक एसिड, तो उसको बोलेंगे हम कार्बोनेट, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, और एक्चुअल में ये आएगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। अब उसके बाद देखिए, अगर सॉल्ट बनेगा एसिटिक एसिड से तो उसको बोला जाएगा एसीटेट। तो ये इसका ये वाला जो आयंस वाला पार्ट होगा वो जुड़ जाता है, जैसे कि CH3CONA सोडियम एसीटेट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए बच्चों, अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सॉल्ट, यानी कि नेचर के बेस पर सॉल्ट कितने टाइप के हो सकते हैं। बच्चों जो सॉल्ट है ना, वो ये सोच रहे कि न्यूट्रल होता है, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो किससे बना है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट की। बच्चों न्यूट्रल सॉल्ट कब बनता है, जब जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जो सॉल्ट है जो पहला वाला पार्ट होता है वो बेस से रिलेटेड होता है। किससे? बेस से बनता है। दूसरा वाला एसिड से, है ना, क्योंकि इसके पेरेंट कौन है? एसिड और बेस, क्योंकि उसी से बना है। बच्चों आपको बस आपको ध्यान रखना है, जो 5 बताया ना आपको मैंने, 5 एसिड, और स्ट्रॉन्ग के लिए 2 याद रखने, बेस NaOH और KOH। बाकी जितने भी होंगे बेस वाले वो क्या होंगे? सब वीक बेस होते हैं। जैसे कि Na किससे बना होगा? NaOH से, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है ना। उसके बाद में जो Cl है वो एसिड से बना, मतलब एसिड का पार्ट है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। बच्चों ये भी स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो ओवरऑल जो हमारा सॉल्ट का नेचर होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा, क्योंकि NaCl का नेचर क्या होता है? न्यूट्रल होता है। बात समझ में आ गई? बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि जरूरी नहीं है कि जो न्यूट्रल सॉल्ट वो स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बने, वो वीक बेस और वीक एसिड से भी बन सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CaCO3, है ना। बच्चों ये मैंने क्या बताया, पहला वाला पार्ट बेस से रिलेटेड होता है। बच्चों ये किससे बना होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और बच्चों ये किससे बना होगा? कार्बोनिक एसिड से, H2CO3 से। बच्चों ये जो होता है, ये वाला, ये जो होता है ये वीक बेस होता है और ये वीक एसिड होता है। ओवरऑल जो हमारा ये सॉल्ट का नेचर होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। तो ध्यान रखना है आपको, जो सॉल्ट होता है वो कैसे बनता है? न्यूट्रल, या तो स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इस वीक एसिड और वीक बेस हो। अब बात करते हैं दूसरा सॉल्ट। बच्चों अब आते हैं एसिडिक सॉल्ट। बच्चों एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा? जब वीक बेस रिएक्शन करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड से, जैसे कि CaCl2। पहला वाला पार्ट किससे रिलेटेड होता है? बेस से, तो CaOH का होल ट्वाइस। दूसरा ये वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिलेटेड होगा। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है। ओवरऑल इनका नेचर कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। ये मैं आपको pH वैल्यू आगे समझाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों बेसिक सॉल्ट पर। जो बेसिक कब बनेगा? जब एक तरीके से हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा, जैसे कि Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और ये वाला पार्ट किससे रिलेटेड है? बेस से, तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। उसके बाद में CO3 कार्बोनिक एसिड से रिलेटेड होता है, तो H2CO3 ये वीक एसिड होता है। दोनों का अब देखो, इसकी स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होगी, इसका इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ओवरऑल नेचर कैसा होगा? सॉल्ट का बेसिक होगा। बात समझ में आ गई? तो मैंने ये समरी लिखी हुई है नीचे, आप इसको नोट कर सकते हो, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। तो आगे चलते हैं बच्चों हम। देखिए बच्चों, अब आते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स पर। इसे बोलते हैं लवण का परिवार, मतलब सॉल्ट की फैमिली होती है। देखिए पहले समझते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट का क्या मतलब है। A group of salts that have the same positive ions, यानी कि सेम पॉजिटिव आयंस हो, कटायन, और सेम नेगेटिव आयंस, therefore show similar chemical properties called family of salt। यानी कि जब सॉल्ट, कुछ सॉल्ट्स का ग्रुप एक ही नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस को बिलोंग करता है तो वो होता है एक ही फैमिली को बिलोंग करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल NaCl, Na2SO4, NaNO3। बच्चों इनमें सब में क्या कॉमन है? Na पॉजिटिव, यानी Na पॉजिटिव, मतलब ये किसकी फैमिली है? सोडियम सॉल्ट की फैमिली है। अब दूसरा एग्जांपल NaCl, KCl, कैल्शियम क्लोराइड।
तो वो सब में क्या कॉमन है, Cl नेगेटिव Cl नेगेटिव। तो ये किसकी फैमिली है, क्लोराइड, यानी क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली है। बात समझ में आ गई, सिंपल सा टॉपिक है, आगे चलते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो स्टूडेंट, हम इस वीडियो में करेंगे पीएच स्केल। बच्चों क्लास 10th की जो साइंस है उसका जो सेकंड चैप्टर है, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं पीएच स्केल। तो बच्चों पीएच स्केल का मतलब है एक ऐसा स्केल जिससे हम हाइड्रोजन के आयन के बेस पर किसी सॉल्यूशन या सब्सटेंस की नेचर को चेक करते हैं, वो एसिडिक है या बेसिक है। तो द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस इज मेजर्ड ऑन स्केल ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स में मेजर की जाती है उसकी स्ट्रेंथ को, और इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक। जैसे मैं आपको समझाऊं जनरली बच्चों, अगर आपको किसी बच्चे की इंटेलिजेंस चेक करनी है तो हम कुछ क्राइटेरिया होता है, हमारा पेपर वगैरह लेते हैं। अगर वो बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आता है तो हम बोलेंगे बच्चा इंटेलिजेंट है। तो ऐसे ही हमने उनको बच्चे को उसकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए हमने क्या करा, नंबर्स का यूज़ किया। ऐसे बच्चों में क्या करते हैं, एसिड की या बेस की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हम नंबर्स का यूज करते हैं। बच्चों 0 से स्टार्ट होते हैं 14 तक, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। बच्चों अगर किसी सब्सटेंस का जो पीएच वैल्यू है वो 7 से लेस है, 7 से कम है, तो वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर 7 से ज्यादा है 14 तक है तो वो बेसिक नेचर का होता है। और बच्चों इधर चलने पर, लेफ्ट साइड चलने पर पीएच स्केल अगर मान लो जितना कम होगा तो उतना ही वो एसिडिक नेचर का होगा। उसके बाद में अगर उसकी वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी इधर राइट साइड में, जैसे मान लो पीएच वैल्यू एक की 8 है, एक की 9 है, तो ये जो 9 वाला होगा ये ज़्यादा बेसिक नेचर का होगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों उल्टा है, अगर किसी सब्सटेंस का जो पीएच वैल्यू है 2 है, एक की 4 है, तो ये ज़्यादा एसिडिक होता है, इधर जाने पर एसिडिक नेचर पड़ता है, इधर बेसिक नेचर पड़ता है। ये बात समझ में आ गई। तो बच्चों आपको पता है एसिड के अंदर जो एसिड होता है उसके अंदर H+ आयन जो होते हैं वो क्वांटिटी में ज्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं OH नेगेटिव आयन से नहीं होते एसिड के अंदर। बच्चों एसिड क्यों है, क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन ज्यादा है इससे OH नेगेटिव आयन से, इसी वजह से वो एसिडिक नेचर का होता है। वो बात करेंगे बच्चों बेसिक नेचर। बच्चों अगर कोई बेस है तो उसके अंदर OH नेगेटिव आयंस की संख्या ज्यादा होती है, H पॉजिटिव आयंस की कम होती है, इसलिए वो क्या होता है, बेस होता है। बात करेंगे न्यूट्रल, जैसे कि बच्चों वाटर होता है ना। बच्चों नॉर्मली प्योर वाटर जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। अब उसके अंदर लगभग वो थोड़ा सा स्लाइटली आयनाइज होता है, मतलब कहने का मतलब अरब में पार्ट में कुछ आयंस होंगे, कुछ आयंस 1 2 4 H पॉजिटिव आयन। बच्चों जितने पॉजिटिव आयंस होंगे ना H पॉजिटिव, उतने ही OH नेगेटिव आयंस होंगे। तो दोनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए इसी वजह से वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये बात सबको समझ में आ गई। तो मैंने ये बताया कि अगर जितना पीएच कम उतना एसिडिक नेचर ज्यादा। कहने का मतलब जैसे पीएच वैल्यू 2 है इसकी, तो इसके अंदर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसके अंदर कम होगा। तो इधर जाने पर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है और इधर जाने पर डिक्रीज होता है। बट इधर जाने पर बच्चों OH नेगेटिव आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। जैसे बच्चों पीएच वैल्यू 0 से लेकर 6 तक तो वो एसिडिक होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी H पॉजिटिव की। तो पीएच वैल्यू 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अगर 8 से लेकर 14 है तो वो क्या होगा बच्चों, बेस होगा। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। पीएच वैल्यू पर भी बच्चों क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ ले, जैसे कि पीएच वैल्यू 3 है, एक की 5 है, एक की 8 है, तो किसमें H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा बच्चों, इसके अंदर होगा। तो सबसे कम किसमें होगा, इसमें होगा। अगर ये पूछे लगे OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज्यादा है तो आप बोलोगे इसमें ज्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बच्चों अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल। बच्चों हमें रियल लाइफ में पीएच का किस तरीके से इंपॉर्टेंस होता है। पहला बच्चों जब हम फूड लेते हैं, शुगर कंटेनिंग फूड जिसके अंदर शुगर होती है, तो तो हम जैसे जैसे मीठा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो बच्चों शुगर जो होती है, हमारा जो बैक्टीरिया होगा वो हमारे मुंह के अंदर शुगर को क्या करेगा, वो लैक्टिक एसिड में तोड़ता है। किसमें, लैक्टिक एसिड में। अगर बच्चों ये लैक्टिक एसिड का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांत डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है, यानी झड़ने टूटने स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए टूथपेस्ट, वो क्या होता है, बेस होता है। तो बेस किसको न्यूट्रलाइज करेगा, एसिड को। ठीक है। दूसरा बच्चों हमारे जो पेट होता है उसके अंदर HCl की क्वांटिटी होती है ना, HCl बनता है।
तो अगर बच्चों को ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाता है तो हमें इरिटेशन होने लग जाती है ना, कब्ज होने लग जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है। तो हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा। जैसे इनो वगैरह लेते हैं बेकिंग सोडा, उससे क्या हो जाए एसिडिटी दूर हो जाती है। या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेकंड थर्ड पॉइंट पर। बच्चों प्लांट्स को प्रॉपर ग्रो होने के लिए जो सॉइल होती है उसकी जो पीएच वैल्यू लगभग अराउंड 7 के करीब होनी चाहिए। अगर बच्चों पीएच वैल्यू 4 से कम है, किससे 4 से कम है, तो जो सॉइल होती है ना वो एसिडिक नेचर की होती है। तो बच्चों हम एसिडिक नेचर को दूर करने के लिए क्या यूज करते हैं, क्यूबिलाइन यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, लाइमस्टोन यूज करते हैं, जिससे कि उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। बच्चों अगर सॉइल की पीएच वैल्यू 8.3 से ज़्यादा होती है तो वो बेसिक नेचर की होती है सॉइल। तो हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, मैन्यूर या कंपोस्ट का खाद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों खाद का जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। आगे चलते हैं बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बच्चों हमारी जो बॉडी होती है वो अच्छी तरीके से कब वर्क करती है, जब हमारी बॉडी की जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से लेकर 7.8 के बीच में रहती है। और बच्चों जैसे बारिश होती है, अगर उसकी जो बारिश का पानी होता है उसकी पीएच वैल्यू 5.6 होती है तो उसको माना जाता है एसिडिक रेन मानी जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बच्चों जो मधुमक्खी होती है, व्हेन ए हनी बी स्टिंग इट इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। तो जब आपको कोई मधुमक्खी काटती है तो आपको आपकी बॉडी के अंदर वो कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है, मिथेनोइक एसिड। तो हम क्या करते हैं बच्चों, बेस का यूज करते हैं। बट बच्चों जो वेस्प होती है यानी कि ततैया मधुमक्खी पीली वाली जो होती है बच्चों, वो आपकी बॉडी में जब अगर डंक मारती है तो आपकी बॉडी में बेस को क्या करती है, इंजेक्ट करती है। तो बच्चों आपको पता है जब बेस इंजेक्ट करती है तो आप क्या करोगे, आप एक तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करने की एसिड का यूज करोगे। तो बहुत सारे गाँव में बच्चों कई लोग क्या करते हैं, जो अगर पीली वाली मधुमक्खी काटती है ना तो उसको वो क्या करते हैं, अचार वगैरह का यूज करते हैं उस पर, क्योंकि बच्चों वो बेस है ना तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करता है, एसिड करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इफ वी टच द लीव्स ऑफ नेटल प्लांट। जो नेटल प्लांट एक प्लांट होता है जिसमें छोटे छोटे कांटे से लगे होते हैं और इसके कांटों के अंदर स्टिंगिंग हेयर्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग हेयर्स। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, मिथेनोइक एसिड होता है। अगर बाई चांस आपको टच कर लेते हो ना तो आपकी स्किन में वो चुभ जाते हैं, तो आपको क्या होने लगता है, पेन होने लग जाता है। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, हम इस वीडियो में करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। बच्चों ये क्लास जो 10th की साइंस है ना उसका सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस सॉल्ट, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में इसमें तो क्वेश्चन पूछ लिए आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंडिकेटर्स। बच्चों जनरली इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन देना। जैसा आपने देखा कार में, बाइक में, ट्रक में इंडिकेटर्स होते हैं। अगर आपको राइट साइड जाना है तो आप राइट साइड का इंडिकेटर दोगे, लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दोगे। इन्फॉर्मेशन देना कि आप राइट साइड जाओगे। बच्चों ये जो होते हैं इंडिकेटर्स, ये हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक नेचर है उसका। कैसे देते हैं, ये अपना कलर चेंज कर लेते हैं। डेफिनेशन का इंडिकेटर आर सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। मतलब एसिड में अलग कलर, बेस में अलग कलर। बच्चों टाइप समझते हैं, कितने टाइप के होते हैं इंडिकेटर्स। बच्चों 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि लिटमस पेपर, ये हमको मिलता है बच्चों लाइकेन के प्लांट से। दूसरी होती है टर्मरिक, हल्दी, ये प्लांट से मिलती है, ये अपना कलर चेंज कर लेती है। उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं मैन मेड, है ना। मैन मेड का मतलब जो इंसान ने बनाए, जैसे कि फिनोल्फ्थलीन होता है और मिथाइल ऑरेंज। इसका कलर ये कलरलेस होता है, इसकी ऑरेंज होता है। मैं आपको अभी टेबल में समझाऊंगा सबके कलर किस तरीके से चेंज होते हैं। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट है बच्चों ये काफ़ी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज करते हैं एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में। चेंजेस देयर स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। जैसे कि प्याज, ऑनियन होती है, उसकी स्मेल बेस में चली जाती है बच्चों। और वनीला होता है, ये भी स्मेल खो देता है अपनी बेस में। क्लोव जो होती है, क्लोव ऑयल, उसकी स्मेल चली जाती है इसमें बेसिक सॉल्यूशन में। तो बात समझ में आ गई बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हुए अब एक टेबल पढ़ेंगे हम, उसमें सभी इंडिकेटर्स के कलर वगैरह को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों ये नेम है और ये नेचुरल कलर होता है उनका, और ये एसिड में कैसा कलर होगा, बेस में कैसा कलर होगा। देखिए जो ब्लू लिटमस होता है बच्चों, लिटमस पेपर, उसका नेचुरल कलर पर्पल सा होता है।
वो एसिड में कैसा हो जाता है, रेड, बेस में सेम रहता है। जो रेड लिटमस पेपर होता है बच्चों, रेड कलर होता है नेचुरल उसका, और वो बेस में कैसा हो जाता है, ब्लू। एसिड में कोई कलर नहीं, सेम ही रहेगा। बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज, है ना। मिथाइल ऑरेंज क्या होता है बच्चों, इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है, और एसिड में बच्चों ये रेड कलर का हो जाता है, और बच्चों ये येलो हो जाता है किसमें, बेस में। किसमें हो जाता है, बेस में। फिनोल्फ्थलीन इंपॉर्टेंट है, फिनोल्फ्थलीन ये कलरलेस होता है, जैसे पानी होता है, एसिड में भी कलरलेस रहेगा और पिंक हो जाएगा किसमें, बेस के अंदर। अब आते हैं बच्चों टर्मरिक, हल्दी में। बच्चों हल्दी का कलर येलो होता है ना, और अपना जो कलर है ये एसिड में चेंज नहीं करती है, ये रेड हो जाती है बेस में। बच्चों आपने देखा होगा जो शादी वगैरह होती है ना, तो उसमें दुल्हन को दूल्हे को हल्दी लगाई जाती है। तो हल्दी लगाने में मैं आपको थोड़ा सा साइंस समझाता हूँ बच्चों। जैसे हम हल्दी लगाते हैं, मान लो किसी की शादी हो रही है तो हल्दी लगाई जाती है, तो हल्दी एक इंडिकेटर है। तो जब दूल्हे को हल्दी लग रही है तो बच्चों क्या करेगा, नहाएगा साबुन से। तो साबुन क्या होता है, बेस होता है। तो जैसे बेस का यूज करेगा बॉडी पर, तो उसका जो कलर होगा ना हल्दी का, वो रेड हो जाएगा। मतलब उसकी स्किन थोड़ी सी क्या होगी, रेड से हो जाएगी, मतलब एक तरीके से ग्लो सा आ जाता है। इसी वजह से बच्चों हल्दी का यूज किया जाता है। अब आते हैं रेड कैबेज, लाल गोभी। इसका कलर रेड होता है और एसिड में सेम रहेगा, ग्रीन हो जाएगा बेस में। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया, इसका कलर ब्लू होता है, ब्लू रहेगा एसिड में, लेकिन पिंक किस में हो जाता है, बेस में हो जाता है। अब बात करेंगे ऑनियन की, प्याज की। बच्चों इसकी जो स्मेल होती है वो रहती है किसमें, एसिड में। मतलब एसिड में डाल दोगे स्मेल नहीं जाएगी, लेकिन बेस में क्या होगी, स्मेल चली जाती है। ऐसी वनीला की स्मेल बेस में चली जाती है, एसिड में नहीं जाती है। क्लोव जो होती है, लौंग वगैरह होती है, उसकी स्मेल किस में चली जाती है, बेस में चली जाती है, लेकिन एसिड में नहीं जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों अब हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या यूनिवर्सल, बच्चों ये पहले तो समझ लो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अभी हमने कुछ इंडिकेटर्स पढ़े, तो बच्चों वो क्या बताते हैं, वो सिर्फ ये बताते हैं कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ये नेचर के बारे में नहीं बताते कि ये इतना स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे कि एग्जांपल, आपने बच्चों दो आपके पास, एक तो आपके पास बीकर में HCl है, और एक आपके पास बीकर में है H2CO3 कार्बोनिक एसिड। आपको पता है बच्चों ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है। आपने लिटमस पेपर लिया ब्लू कलर का, ठीक है, तो कुछ बूंदे इसकी डाली लिटमस पेपर पे, तो ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये इससे भी रेड हो जाएगा। मतलब ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो दोनों पे रेड हो रहा है। बट बच्चों ये नहीं बता पा रहा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो बच्चों यही पता करने का के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये कलर चेंज करता है। जैसे अगर मान लो इसका कलर पेपर भी आता है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का लैब में देखा होगा आपने, पेपर आता है, कलर चेंज हो जाता है उसका डिफरेंट। अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया तो वो डार्क रेड हो जाएगा, अगर आपने वो लिया पानी लिया तो वो ग्रीन हो जाएगा, और आपने अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो वो कैसा हो जाता है, वायलेट कलर का हो जाता है। तो हम समझते हैं बच्चों आगे। देखिए डेफिनेशन पढ़ते हैं बच्चों सबसे पहले इसकी। क्या होता है ये, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर। मतलब ये मिक्सचर है डिफरेंट के इंडिकेटर्स का, विच गिव्स डिफरेंट कलर्स, जो कि डिफरेंट कलर देता है डिफरेंट पीएच वैल्यूज पर। क्योंकि आपको पता है बच्चों, अगर कोई एसिडिक ज़्यादा एसिडिक होगा तो उसकी पीएच वैल्यू कम होगी, अगर थोड़ा सा कम होगा तो थोड़ी सी ज़्यादा होगी उसकी। जैसे कि बच्चों मान लो हम पीएच वैल्यूज देखेंगे, यहाँ पे कलर देखेंगे, यहाँ पे नेचर देखेंगे उसका। जैसे मान लो आपके पास कोई सॉल्यूशन है ना, कोई सॉल्यूशन है, तो आपने उसकी कुछ बूंदे यूनिवर्सल इंडिकेटर पे डाली। अगर वो एकदम रेड हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कहने का मतलब है अगर रेड सा आ रहा है तो उसकी पीएच वैल्यू लगभग 0 से 3 के बीच में है, जो कि स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। तो अगर वो सॉल्यूशन लेने पर पीएच जो आपके पास में यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसका कलर ऑरेंज या येलो हो जाता है, ऑरेंज या येलो हो जाता है, तो बच्चों उसकी पीएच अराउंड होगी 4 से 6 के बीच में। तो वो कैसा एसिड हो गया बच्चों, वीक एसिड, है ना। तो अगर वो कलर देता है लिटमस पेपर, जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर होता है, अगर वो ग्रीन कलर देता है तो समझ जाना उसकी पीएच वैल्यू क्या है, 7 है। मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है। मतलब कलर से पता चल रहा है हमें। तो हमने वो
जो आपके पास में यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, तो अगर वो कलर ब्लू हो रहा है उसका, तो लगभग उसकी पीएच वैल्यू 8 से 10 के बीच में होगी, तो वो कैसा होगा? बेस, वीक बेस होगा। अगर वायलेट हो रहा है उसका कलर, तो 11 से 14 के बीच में होगी, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 7 से लेस पर एसिडिक होता है, ये मैंने पहले बताया, और 7 पर न्यूट्रल और बेसिक होता है ग्रेटर देन 7। अब देखो ये कलर है बच्चों, आप देख सकते हो 0 पर डार्क रेड, थोड़ा सा फिर कम ऑरेंज था, उसके बाद पीला हो जाता है 4 पर। तो क्योंकि 7 से लेस पर एसिडिक नेचर होता है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और 7 पर ग्रीन होता है, उसके बाद में ये कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग पर क्या होता है? 4। स्ट्रॉन्ग एसिड पर जो कलर हो जाएगा 14 हो जाएगा। बच्चों आपको ये एनसीईआरटी में दिए हुए, ये आपको याद रखने, क्योंकि इस पर एमसीक्यू आ जाता है। जैसे गैस्ट्रिक जूस होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका जो पीएच होता है 1.2 होता है। लेमन जो होता है उसकी पीएच वैल्यू 2.2 के करीब में होती है, प्योर वाटर की 7.4 के करीब में होती है। नहीं, ये ब्लड की होती है, सॉरी। देखो प्योर वाटर की 7 होती है, और जो ब्लड की होती है ना 7.4 के करीब में होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच होती है 10 के करीब में होती है, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है स्ट्रॉन्ग बेस, उसकी पीएच वैल्यू होती है 14 के करीब में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बच्चों, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। A visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. The acid base indicator preferred by him will be, मतलब कोई विजुअली दिखाई नहीं दे रहा उसको, विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है कि एसिड बेसिक के बारे में। तो बच्चों कैसे करेगा? कौन सा इंडिकेटर्स का यूज करेगा? द एसिड बेस इंडिकेटर प्रेफर्ड कौन सा यूज करेगा बच्चों? ब्लू लिटमस तो कलर से पता चलेगा, वो यूज करेगा बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिससे कि स्मेल को डिटेक्ट कर सके। बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे कॉमन साल्ट के बारे में। जो कॉमन साल्ट मतलब जो हम घर पे नमक इस्तेमाल करते हैं, NaCl। बच्चों ये कैसे बनाया जाता है, और इसका बनाने का प्रोसेस क्या है, और इसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और आप सब जानते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, खाने में यूज होता है, और कई जगह पर इसका यूज किया जाता है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉमन साल्ट। बच्चों कॉमन साल्ट का जो केमिकल नेम है वो है सोडियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बच्चों बनता कैसे? जब बच्चों ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, जब एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ में HCl और NOH, ये बेस है एसिड है, तो क्या बनेगा? कॉमन साल्ट बनेगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो HCl रिएक्शन करेगा NOH से, तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा। बात समझ में आ गई? अब बच्चों हम समझते हैं नॉर्मली इसका यूजेस कहाँ पर है, यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं बच्चों? यूज एज ए टेबल साल्ट इन फूड, बच्चों खाने में फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसका कॉमन साल्ट का यूज किया जाता है। और यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड, जैसे पिकल्स, अचार, मीट, फिश। बच्चों अचार या मीट वगैरह को काफी टाइम तक चलाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अब समझते हैं कैसे काम करता है। बच्चों देखिए जो नमक होता है ना, जैसे हम अचार वगैरह में नमक को डाल देते हैं, तो बच्चों नमक क्या काम करेगा? जो उसके अंदर वाटर होगा ना, तो उसको एब्जॉर्ब करेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस से। तो बच्चों बैक्टीरिया जो होते हैं ना, एक तरीके से वो प्रोड्यूस ज़्यादा जो होते हैं, वो जब पानी की क्वांटिटी होती है तब होते हैं, तो पानी सोख लेता है वो जहाँ NaCl, तो उसका बैक्टीरिया का जो प्रोडक्शन रेट है बहुत कम हो जाता है। इस वजह से वो उसको काफ़ी टाइम तक चल जाता है अचार या मीट वगैरह नमक डालने से। उसके बाद में ये रॉ मटेरियल होता है, इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, कॉस्टिक सोडा कपड़े वगैरह धोने के लिए, क्लोरीन बनाई जाती है, हाइड्रोजन वॉशिंग सोडा बनाया जाता है, बेकिंग सोडा बनाया जाता है। और बच्चों इसका यूज होता है केमिकल इंडस्ट्री में। और बच्चों एक यूज और बताऊं मैं आपको, जैसे बहुत सारे देशों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो रोड पे क्या जम जाता है बच्चों? बर्फ जम जाता है। तो उस बर्फ को साफ करने के लिए कॉमन साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कि कॉमन साल्ट डालने से वो बर्फ जो होती है जल्दी पिघल जाती है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों हम समझेंगे कॉस्टिक सोडा के बारे में। कॉस्टिक सोडा क्या क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, क्या इसकी केमिकल रिएक्शन होती है, देखिए समझते हैं बच्चों। कॉस्टिक सोडा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत आता है इसमें से, क्लोरो अल्कलाइन प्रोसेस। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, और इसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों आपको याद होगा एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन,
जैसे कि हम HCl की रिएक्शन कराते थे किससे, NaOH से। बच्चों यही तो होता है कॉस्टिक सोडा। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, NaCl बनेगा और वाटर बनेगा H2। ठीक है बच्चों, क्या हम इनको दोनों को रिएक्शन कराने के बाद वापस आ सकते हैं, मतलब क्या कॉस्टिक सोडा बन सकता है? नहीं बन सकता। देखिए क्यों नहीं बन सकता। अगर बच्चों आपने पानी लिया एक बीकर में, उसमें आपने नमक डाल दिया NaCl, तो कॉस्टिक सोडे का फॉर्मेशन नहीं होता। ये क्यों नहीं बनता, इसका रीजन समझो बच्चों। जैसे आपने इसमें NaCl डाला पानी के अंदर, तो ये आयनाइज हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। और बच्चों वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयंस है और OH नेगेटिव आयंस है। बच्चों जब Na के सामने केवल ये होगा तब इससे अटैच होगा, बट ये बीच में दो विलेन आ रहे हैं, ये नहीं बनने देंगे NaOH, तो इनको रास्ते से हटाना है। ये रास्ते से हटेंगे कैसे, इसी को समझने के लिए हम समझेंगे बच्चों क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस। उसको अभी डिटेल में समझेंगे, पहले हम इक्वेशन समझते देखेंगे। अब क्लोर अल्कलाइन प्रोसेस क्या होता है बच्चों, जब हम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन बोलते हैं इसको, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कहने का मतलब है NaCl के सॉल्यूशन में हम जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो कॉस्टिक सोडा बनता है, Cl2 बनती है, हाइड्रोजन बनती है। बच्चों क्लोरीन जो बनेगी वो बनेगी किस पर, एनोड पर बनेगी, और जो हाइड्रोजन गैस है वो बनेगी किस पर, कैथोड पर। क्योंकि Cl पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो किधर जाएगी, प्लस की तरफ। H पर पॉजिटिव चार्ज होता है, किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ। तो बच्चों डिटेल में समझते हैं हम ये क्या प्रोसेस होता है और ये दोनों रास्ते से कैसे हटते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते। चलते बच्चों आगे देखिए, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा बच्चों। ये डायग्राम में हमने डायग्राम में लिया है यहाँ पर एक सेल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव को बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं नेगेटिव को कैथोड। तो हमने इलेक्ट्रोड लिए हैं, दो इलेक्ट्रोड है ना, और फिर हमने यहाँ से ब्राइन डाला, वही ब्राइन का मतलब है NaCl प्लस H2 का सॉल्यूशन। जब हम इसमें ब्राइन डालते हैं बच्चों, जो NaCl है वो आयनाइज होगा किसमें, Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। ठीक है बच्चों, वाटर में क्या होगा, आयंस होंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो हमारा जो एम है किनको हटाना है, Cl नेगेटिव को और H पॉजिटिव को, तभी तो ये दोनों रिएक्शन करेंगे, NaOH है ना, तभी बनेगा। देखो बच्चों, अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ऐसा क्या होता है जिससे कि कॉस्टिक सोडा बन जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से निकल के ऐसे चलना स्टार्ट हो जाता है ना, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर बच्चों क्या है, आयंस है, ये वाले चारों आयंस है। तो बच्चों सबसे पहले हम समझते हैं एनोड पर क्या रिएक्शन होती है। बच्चों Cl नेगेटिव जो है उसके जो आइटम का साइज होता है, बच्चों Cl नेगेटिव के आइटम का साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है इसके पास वो होल्ड नहीं कर पाता, वो जाता है कहाँ पर, Cl नेगेटिव जाता है किसके पास बच्चों, एनोड के पास। तो वहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो वहाँ पर बना देगा Cl। तो ऐसी Cl दो Cl मिलकर क्या बनाएंगे, Cl2 बना देंगे। कहाँ पर बच्चों बनेगी, Cl2 पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो बनेगी किस पर, एनोड। बात समझ में आ गई, एक तो चला गया, अब एक बचा बच्चों। अब वो क्या होगा, जो हमारा नेगेटिव टर्मिनल है उधर दो का अट्रैक्शन होगा, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। अब बच्चों ये क्यों नहीं जाएगा, इसका रीजन समझिए बच्चों। जो Na पॉजिटिव होता है इसके जो अंदर पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन वो स्ट्रांगली होल्ड होते हैं। अगर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो लेकिन जो H पॉजिटिव है इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो बच्चों ये सीधा जाएगा यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा, किस इलेक्ट्रॉन लेगा कहाँ से बच्चों, कैथोड से। कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में तो क्या बन जाएगी बच्चों, हाइड्रोजन गैस। तो आपको दो बात ध्यान रखनी है बच्चों, जो एनोड होता है, एनोड पर कौन सी गैस बनेगी, Cl, क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पर कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अब इसके यूज समझ लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन गैस का यूज होता है स्विमिंग पूल जो होता है उसको पानी को साफ करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, और पेस्टिसाइड में इस्तेमाल होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजनेशन में यूज होता है, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे आप। फ्यूल्स
जो होता है, जो रॉकेट में हाइड्रोजन का लिक्विड फ्यूल जलता है तो उसमें इसका यूज होता है, और फर्टिलाइजर में इसका इस्तेमाल होता है हाइड्रोजन का। बच्चों कॉस्टिक सोडा का बहुत ज्यादा यूज होता है सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में, पेपर मेकिंग में, आर्टिफिशियल फाइबर्स में, और मेटल को डीग्रीसिंग करने में। आई होप आपको समझ में आ गया। बच्चों अब आते हैं हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर, ब्लीचिंग पाउडर पर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला भी आ जाता है और केमिकल नेम और रिएक्शन भी आ जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, और नाम क्या है इसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बच्चों बनाते कैसे हैं इसको, बच्चों जब स्लेक्ट लाइन पर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर, ड्राई स्लेक्ट लाइन पर क्लोरीन गैस पास कराई जाती है, क्लोरीन गैस पास कराई जाती है, तो बच्चों क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बनता है और वाटर बनता है। बात समझ में आ गई। जब यानी कि स्लेक्ट लाइन पर क्या पास कराएंगे, क्लोरीन गैस पर पास कराएंगे, तो क्या बनेगा बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, यूज अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों अभी हमने जो पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर के बारे में, हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं यहाँ पे। बच्चों जो ब्लीचिंग पाउडर होता है एक्चुअल में, अगर हम देखें ब्लीचिंग पाउडर को नॉर्मली जो स्टोर करके रखा जाता है वो पाउडर की फॉर्म में स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन बच्चों उसके अंदर जो मेन ब्लीचिंग एजेंट होती है वो क्लोरीन गैस होती है। बच्चों क्लोरीन गैस कैसे निकाली जाती है उसके अंदर से, ये समझिए। देखिए बच्चों जब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, जब उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं उसके अंदर, तो बच्चों कैल्शियम सल्फेट बनता है और क्लोरीन गैस निकलने लग जाती है। बच्चों यही क्लोरीन गैस जो होती है यही क्या होती है, कलर वगैरह को यही उगाती है, यानी कि मेन ब्लीचिंग एजेंट जो होती है वो क्या होती है बच्चों, क्लोरीन गैस होती है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर में किसकी रिएक्शन कराई जाएगी, एस्टर सपोर्ट की, तो क्या गैस निकलेगी, Cl2, जो कि रियल ब्लीचिंग एजेंट है। और बच्चों अब इसके यूज समझ लेते हैं, यूज इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज किया जाता है वो वाटर को प्यूरिफाई करने में किया जाता है, क्योंकि बच्चों जो एक्चुअल में जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये वाटर को कैसे प्यूरिफाई करता है, क्योंकि बच्चों जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया को मार देता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन गैस होती है। बच्चों क्लोरीन गैस जो होती है वो एक तरीके से एक अलग टाइप का एसिड बनाती है, जो कि जो बैक्टीरिया की जो एंजाइम्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया मर जाते हैं। दूसरा ब्लीचिस कॉटन, लाइनन एंड पल्प, पेपर पल्प। बच्चों जो कलर वगैरह को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। और तीसरा यूज क्या है, डिसइंफेक्ट हॉस्पिटल ड्रेन्स एंड पब्लिक प्लेसेस। बच्चों जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं और हॉस्पिटल में जो ड्रेन्स वगैरह होते हैं उनको साफ करने में क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। और फोर्थ यूज है यूज एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, मतलब एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका यूज किया जाता है। बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इससे पहले बच्चों हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा इन्वॉल्व इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है जो भी पढ़ा हमने, of an aqueous solution of compound X, है ना। In this process two gases Y and Z are liberated, यानी कि दो गैस निकलती है। Y is liberated at cathode, यानी कि जो Y बनेगी कैथोड को निकलेगी, और Z which is liberated at anode on the treatment with dry select line forms a compound B named XYZ और and B। बच्चों देखो समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द कॉस्टिक सोडा बनाने में यूज किया जाता है, तो उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है एक्वा सॉल्यूशन में, और वो कंपाउंड एक्स, बच्चों वो कंपाउंड क्या है, बच्चों वो कंपाउंड है NaCl। क्या है बच्चों, NaCl। और ये बोल रहा है कि इसके प्रोसेस में दो गैस बनती है, Y बनती है और Z बनती है। Y कहाँ पर बनती है, कैथोड पर। बच्चों कैथोड होता है नेगेटिव, नेगेटिव पर जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब जो Y है हमारी कौन सी गैस है, और कैथोड नेगेटिव तो कौन सी आएगी, H2 गैस बनेगी। उसके बाद में जो Z है वो बनती है एनोड पर। बच्चों एनोड क्या होता है, पॉजिटिव, उस पर क्लोरीन गैस बनती है, तो Z भी पता चलेगा क्लोरीन गैस है, ठीक है। और इसका यूज किया जाता है ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेट लाइन
फॉर्म से कंपाउंड बी, यानी कि जब इस गैस का यूज किया जाता है किस पर, ड्राई स्लेट लाइन पर। अभी पढ़ा ना ब्लीचिंग पाउडर, तो क्लोरीन पास कराएंगे तो क्या बनेगा, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर बनेगा और H2O बनेगा। तो ये कंपाउंड जो हमारा ये क्या है बच्चों, ये है बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। आगे चलते हैं, अब आते हैं बच्चों हम बेकिंग सोडा पर। बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेकिंग सोडा। देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों इसका केमिकल फॉर्मूला। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 और बच्चों इसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बच्चों बेकिंग सोडा बनाया कैसे जाता है, क्या प्रोसेस है बनाने का इसका, ये रिएक्शन देखते हैं हम। बेकिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय द पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्या पास कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्राइन। ब्राइन क्या होता है बच्चों, NaCl प्लस H2O सैचुरेटेड विद अमोनिया, और अमोनिया गैस ही पास करानी है। यानी कि NaCl और H2O में CO2 और NH3 अमोनिया गैस पास कराई जाती है, तो बच्चों क्या बनता है, NaHCO3 जो कि हमारा क्या है, बेकिंग सोडा है। और क्या बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तो आगे चलते हैं बच्चों हम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए बच्चों अब हम समझते हैं जो हमने पढ़ा भी। अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, NaCO3 यानी कि इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, जो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। क्या होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर। बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी कैसा होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, जैसे बच्चों चीनी के दाने पाउडर टाइप, इस टाइप से क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ना। और बच्चों इसका नेचर होता है बेसिक नेचर। बच्चों हीट करने पर इसमें क्या रिएक्शन होती है, और हीटिंग ये डिकम्पोज हो जाता है बच्चों, ये डिकम्पोज हो जाता है। जब हम NaCl3 को गर्म करते हैं तो क्या होता है बच्चों, ये सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों इसके यूज देखते हैं हम, किसके, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा के। जो बेकिंग सोडा का आपको याद होगा यूज, आपको जनरली बहुत बच्चों कॉमन कंपाउंड है होती है, इसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, या भी हम समझेंगे बेकिंग पाउडर क्या होता है। उसके बाद दूसरा यूज है, यूज एज ए एंटासिड टू रिलीव एसिडिटी एंड इंडिजेशन। एसिडिटी होती है, इंडिजेशन कब्ज वगैरह को बोलते हैं बच्चों। जैसे जो बेकिंग सोडा होता है इनो वगैरह में, यानी कि पेट की एसिडिटी वगैरह होती है ना, गैस वगैरह की समस्या होती है, उसमें यूज करते हैं, जैसे इनो की फॉर्म में लेते हैं, तो उससे क्या होता है बच्चों, हमें रिलीफ फील होता है। अब बच्चों तीसरा जो है, इसका यूज किया जाता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। बच्चों आपने एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, उसमें क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से निकलती है बच्चों, उसके अंदर नॉर्मली होता है NaHCO3, ठीक है, NaCO3 बेकिंग सोडा, और उसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों जब उसको दबाते हैं ना, सल्फ्यूरिक एसिड गिर जाता है, तो यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा NaSO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड H2, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बच्चों, और H2O बनता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों, यही तो आग बुझाती है। जैसे बच्चों एक मैं आपको मैं समझाऊं, जैसे आग जल रही है, ठीक है, तो उसको बुझानी है। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, ब्लैंकेट का काम करती है, जो कि ऑक्सीजन की सप्लाई को क्या कर देती है, रोक देती है, तो आग क्या होती है, बुझ जाती है। तो आगे चलते हैं बच्चों हम। बच्चों अभी हमने समझा बेकिंग सोडा के बारे में। बच्चों बेकिंग सोडा का फॉर्मूला था NaHCO3। बच्चों बेकिंग सोडा को यूज करते हैं क्या बनाने में, बेकिंग पाउडर बनाने में। बच्चों बेकिंग पाउडर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछ लिया था, तो इसको आपको ध्यान रखना है। बच्चों बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या डिफरेंस है। बच्चों बेकिंग पाउडर जो होता है वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और इडिएबल, जो खा सके हम, टार्ट्रिक एसिड का। ये दोनों मिले होते हैं बच्चों सॉलिड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल जैसे आप चीनी के अंदर चावल मिला दो, है ना, तो अब जब तक पानी नहीं डालोगे एक तरीके से वो घुलेगी नहीं उसके अंदर, तो ये सॉलिड फॉर्म में ये मिले रहते हैं। जब तक पानी डालेंगे तब जाके रिएक्शन होती है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं बच्चों, जब हम बेकिंग पाउडर जो होता है हमारे पास में, उसको हीट करते हैं या मिक्स करते हैं उसके अंदर वाटर, है ना, तो क्या होता है बच्चों, जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज करने में। क्योंकि बच्चों जैसे अपने जो आटा वगैरह होता है उसको गूंथ रहे हैं, उसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल दिया,
तो बच्चों जब उसको रख देते हैं तो उसका साइज बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और उसका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो जिससे कि बच्चों केक वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। उसका जो केक होता है और ब्रेड वगैरह वो सॉफ्ट बनते हैं और स्पंजी बनते हैं। कुल मिला के ये जैसे जो नॉर्मली बेकिंग वो सोडा होता है, बेकिंग सोडा के अंदर हम टार्टिक एसिड मिलाते हैं, तो टार्टिक एसिड के अंदर क्या होगा, H पॉजिटिव आयंस होंगे, क्योंकि एसिड में H पॉजिटिव आयन होते हैं। जब दोनों की रिएक्शन होती है ना, तो बच्चों ये क्या करते हैं, सोडियम जो कार्बोनेट बनेगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट जो बनेगा उसकी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, देखो जैसे सपोज करो बच्चों आप केक बना रहे हो, ठीक है, केक बनाने में आपने केवल बेकिंग सोडा का यूज करा, पाउडर का यूज नहीं करा, तो क्या होगा, यानी कि फॉर्मूला होता है NaHCO3। किसका होता है बच्चों, ये फॉर्मूला ये होता है बेकिंग सोडा का। आप जब उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, गर्म करने पर रिएक्शन होगी, Na2CO3 बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, है ना, और H2। यानी क्या हो रहा है बच्चों, अगर आप बेकिंग पाउडर यूज नहीं कर रहे, बेकिंग सोडा यूज कर रहे हो, तो बच्चों ये बन रहा है। और देखो बच्चों इसका जो नेचर होता है ये किससे बनेगा, ये सॉल्ट है, NaOH का पार्ट होता है ये वाला, और ये होता है H2CO3 का पार्ट। तो ये वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, तो ओवरऑल इसका जो नेचर होगा वो बिटर होगा। यानी केक बच्चों कैसा बनेगा, बिटर टेस्ट का बनेगा। इसलिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेकिंग पाउडर में क्या होता है बच्चों, टार्ट्रिक एसिड के आयन होते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, इस बेस को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बात समझ में आ गई, न्यूट्रलाइज कर देंगे तो बिटर टेस्ट जो होता है बच्चों, टार्ट्रिक एसिड मिलाने पर सोडियम कार्बोनेट, मतलब सोडियम कार्बोनेट जो था टार्ट्रिक एसिड के अंदर जो H पॉजिटिव आयन है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो कोई बिटर टेस्ट नहीं होगा। तो कुल मिला के बच्चों टार्ट्रिक एसिड क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज द बिटर टेस्ट कोज बाय द सोडियम कार्बोनेट फॉर्म ड्यूरिंग हीटिंग। जो सोडियम कार्बोनेट बन रहा है इसको हीट करने पर उसका बिटर टेस्ट को वो क्या कर रहा है बच्चों, न्यूट्रलाइज कर रहा है। बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं बच्चों। अभी हमने पढ़ा बेकिंग पाउडर, बच्चों अभी आते हैं वॉशिंग सोडा पर। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2, यानी कि 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। इसका जो केमिकल नेम है क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेका, डेका का मतलब 10, हाइड्रेट, डेका हाइड्रेट। उसके बाद बच्चों बनाते हैं इसको कैसे, इसको बनाया जाता है, वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर किया जाता है इन दो टर्म्स में। बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बेकिंग सोडा होता है ना उसको हीट करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, यानी कि जो एनहाइड्रस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2O बनता है। उसके बाद में एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। बच्चों उसके बाद हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट में जो एनहाइड्रस होता है उसमें पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है, वो एक तरीके से सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेट होने के बाद में उसको रख देते हैं, फिर अपने आप से नॉर्मल टेम्परेचर पर वो क्रिस्टल की फॉर्म में हमको वॉशिंग सोडा की फॉर्म में मिल जाता है। तो इस तरीके से बनाते हैं बच्चों वॉशिंग सोडा। अब आगे चलते हैं, देखिए बच्चों अब पढ़ते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज ऑफ यूज। पहला बच्चों ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है और नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। यूज कहाँ पे होता है इसका बच्चों, इसका यूज है क्लीनिंग एजेंट, यानी कि जो कपड़े वगैरह धोने में, साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है बच्चों। दूसरा इसका यूज है रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब बच्चों क्या होता है, जो वॉशिंग सोडा का यूज करने से जो पानी में झाग ज्यादा बनते हैं तो कपड़े जल्दी से धुल जाते हैं, मतलब पानी की जो हार्डनेस होती है उसको दूर करता है ये। थर्ड पॉइंट, इसका यूज होता है गिलास बनाने में, सॉप बनाने में और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। नेक्स्ट इसका यूज कहाँ पर होता है, बोरॉक्स बनाने में, बोरेक्स होता है कंपाउंड, और अदर सोडियम के कंपाउंड बनाने में इसका यूज होता है। आगे चलते हैं बच्चों अब आते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। इसका जो नेम होता है शॉर्ट वो होता है पीओपी। पीओपी तो आप सब जानते हो पीओपी का कितना कॉमन वो कंपाउंड है, बहुत ज्यादा, जो बच्चों दीवारों पर व्हाइटनिंग होती है पीओपी का इस्तेमाल होता है। इसका फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो केमिकल नेम क्या होता है इसका, जो केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसका फॉर्मूला क्या है, CH4 × ½ H2। बच्चों पहले आप ये समझो हाफ H2 का मतलब क्या है, मतलब आधा मॉलिक्यूल घुसा हुआ उसके अंदर, ये आधा इधर है। इसका मतलब है इसके दो मॉलिक्यूल जो है ना एक वाटर के मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। बच्चों बनता कैसे, प्रिपरेशन कैसे होती है इसकी,
प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि बच्चों जिप्सम मतलब जैसे ये व्हाइट कलर के टुकड़े होते हैं, पत्थर सा होता है, जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट किया जाता है ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, इसको 100 से अगर आपने ऊपर कर दिया तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनेगा वो उसको बोलेंगे डेड बर्न प्लास्टर। यानी कि बच्चों जैसे आपने क्या करा, इसको 100 से ऊपर गर्म कर दिया अबव 100, तो ये जो पाउडर बनेगा ना ये एक तरीके से ऐसे सेट नहीं होगा जैसे पानी मिलाने में बच्चों पीओपी का इस्तेमाल करते हो, पानी डालते हो तो वो सॉलिड हो जाता है ना, लेकिन ये सॉलिड नहीं होने का, सॉलिड जमने का नहीं है जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है। तो रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। जिप्सम को हमने क्या किया, 373 केल्विन पर हीट किया तो क्या बन गया बच्चों, इसके अंदर जो दो मॉलिक्यूल्स थे उसमें से 1:1/2 यानी कि 3/2 मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो ये हाफ मॉलिक्यूल बचता है कैल्शियम, ये बन जाता है CaSO4 × 1/2 ऑफ H2। तो ध्यान रखना 100 से ऊपर नहीं करते, 100 टेम्परेचर याद रखना है इसका, ठीक है। अब आगे चलते हैं बच्चों। अब बच्चों हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। बच्चों ये जो होता है एक व्हाइट पाउडर होता है, क्या होता है? व्हाइट पाउडर। जब हम इसमें वाटर को ऐड करते हैं तो ये सेट हो जाता है इनटू हार्ड सॉलिड, यानी कि वापस जिप्सम बन जाता है। यही तो इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसमें क्या है, आपने जिप्सम को हीट किया तो हीट करने पे क्या होगा, वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी पाउडर को अगर आप पानी मिला दो उसमें वो जम जाएगा तो जिप्सम बन जाएगा। तो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना ये। तो यानी कि जब हमने पीओपी को लिया उसमें पानी डाला, पानी मिलाने पे क्या हो जाता है, वापस ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में। तो इसी का हम यूज करते हैं बच्चों। इसके यूज बहुत है, बहुत कॉमन कंपाउंड है ये। पहले यूज है मेकिंग कास्ट, मतलब जो फ्रैक्चर होता है ना, जो प्लास्टर बोलते हैं ना, कास्ट फॉर फ्रैक्चर बोन्स, हड्डी जो टूट जाती है उस पर जो प्लास्टर होता है उस पर लगाने के लिए पीओपी का इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा यूज है बच्चों इसका स्टैचू, स्टैचू बनाने में, टॉयज बनाने में, डेकोरेटिव आइटम जैसे कि स्टैचू वगैरह बनाए जाते हैं ना बच्चों, इसी के बनाए जाते हैं पीओपी के। उसके बाद फॉल्स सीलिंग एंड वॉल डेकोरेशन, बच्चों जैसे आपने छत पे देखा होगा पीओपी का इस्तेमाल होता है, इसको फॉल्स सीलिंग बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे इसको। बच्चों अभी हमने पढ़ा था प्लास्टर ऑफ पेरिस। बच्चों अब आते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से समझेंगे इसको। पहले डेफिनेशन समझते हैं बच्चों। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है? द फिक्स नंबर ऑफ वाटर, एक मिनट, एक सेकेंड। द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स chemically combined with one formula unit of a salt is called water of crystallization। यानी कि बच्चों इसका मतलब क्या है कि जैसे सॉल्ट होता है उसका, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये इसका फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। इसमें बच्चों जो वाटर के मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन होंगे तो उसको बोलेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच होते हैं, यही क्या करते हैं बच्चों, यही पूरे सॉल्ट के जो क्रिस्टल होते हैं ना उनको एक शेप देते हैं, कैसे शेप में जाएगा सॉल्ट, और कलर देते हैं। यानी कि अगर किसी जैसे आयरन सल्फेट है, FeSO4 है, कौन सा? FeSO4 × 7H2। बच्चों इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर। यानी कि आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टा का मतलब 7 को पढ़ा जाता है, हाइड्रेट, तो ग्रीन कलर का होता है बच्चों। ये कलर जो है इसका सॉल्ट का वो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बात, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर बनेगी उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का ही रोल होता है, क्योंकि वो एक तरीके एसेंशियल पार्ट होता है। अब कुछ देखते हैं हम एग्जाम्पल इसके। इससे पहले बच्चों एक बात समझते हैं। नॉर्मली हम वाटर को जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं किसी भी सॉल्ट में डॉट करके दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? डॉट करके, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एग्जांपल जैसे बच्चों कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट पढ़ा जाएगा इसका। तो इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू कलर। कैसा होता है? ब्लू कलर। एक होता है वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, डेका का मतलब 10 है। जिप्सम होता है, इसका कलर होता है व्हाइट कलर। और कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम का फॉर्मूला होता है, इसका भी क्या होता है बच्चों? कलर, मतलब इसका कलर होता है व्हाइट कलर, ठीक है। और बच्चों ये आप ध्यान से देखिए, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स है, इसमें 5 मॉलिक्यूल्स है। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच होते हैं।
तो ऐसे सॉल्ट को हाइड्रेटेड सॉल्ट भी बोला जाता है। देखिए अब आते हैं बच्चों, हम दो डेफिनेशन समझेंगे। हाइड्रेटेड साल्ट क्या होता है, एक एनहाइड्रस साल्ट क्या होता है। बच्चों जब किसी सॉल्ट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट, यानी कि वाटर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, है ना। बच्चों देखो आपने कॉस्टिक सोडा या नॉर्मली कॉपर सल्फेट जो होता है उससे क्रिस्टल नीले नीले से होते हैं। अब ऐसा नहीं उसमें पानी टपकता है, पानी जो है ना मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसके अंदर। तो हाइड्रेटेड का मतलब क्या, इज अ सॉल्ट दैट कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है यानी कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। एनहाइड्रस क्या होता है, इसके अंदर बिल्कुल भी वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। ए सॉल्ट विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड एनहाइड्रस, एनहाइड्रस बोलते हैं इसको, है ना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। मैंने आपको ये बताया था बच्चों, कॉपर सल्फेट को जब नॉर्मली कोई भी साल्ट है अगर हम उसका जो कलर देखते हैं, उसका जो कलर होता है वो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। अगर वो रिमूव हो जाए तो वो कलर हट जाता है। जैसे एक्टिविटी दिखाई गई है, इस एक्टिविटी को केमिकल रिएक्शन के हिसाब से भी समझते हैं। हमने बच्चों कॉपर सल्फेट लिया है ना, कॉपर सल्फेट ये ब्लू कलर का होता है, तो ब्लू कलर का हमने सॉल्ट लिया, इसको हमने गर्म करना स्टार्ट किया। ठीक है, हमने गर्म किया तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो साइड में यहाँ पे चिपक जाते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। उसके बाद में बच्चों इसका जो कलर है ना, थोड़ी देर बाद वो कैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है। कैसा हो जाता है, वाइट, वाइट कलर हो जाता है। बच्चों अगर हम इसके अंदर दोबारा पानी डालते हैं, जैसे यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, आपने इसमें दोबारा पानी डाला, पानी के बाद में ये सैचुरेट हो जाएगा। सैचुरेट का मतलब होता है जब जैसे चीनी लिया आपने, चीनी पानी में डाली तो घुलना स्टार्ट हो जाएगी। कोई ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर चीनी डालोगे तो नीचे बैठ जाए, घुलेगी नहीं। जब वो घुलना बंद हो जाएगी ना, पानी वो सैचुरेट हो जाता है। तो ये जब सैचुरेट हो जाएगा इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे नॉर्मली टेम्परेचर पर, तो उसके बाद में अपना आप से क्रिस्टल में चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, चेंज। तो बच्चों किसी भी साल्ट को जब हीट किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं तो वो अपना कलर खो देता है, यानी कि ब्लू से क्या हो गया, व्हाइट हो गया। दोबारा पानी डालते हैं, फिर इसका क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं, वापस इसका कलर बैक हो जाता है, वापस अपना कलर आता है। तो बच्चों ये एक्टिविटी यही बताती है। तो बच्चों ये चैप्टर हम खत्म करते हैं, ये कंप्लीट चैप्टर हो गया, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए बच्चों। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।